गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर एग्जाम अपडेट्स, करंट अफेयर्स और स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 22 और 23 जुलाई के करंट अफेयर्स देखेंगे जो विभिन्न कारणों से चर्चा में बने हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। 2023 में 227.9 बिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ किस व्यक्ति ने भारत की सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बनने के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो देखिए, वैसे अभी तक ज्यादातर इसमें रणवीर सिंह जी नंबर 1 पर रहते थे, लेकिन इस बार विराट कोहली ने उनको सेकंड नंबर पर धकेल दिया है। तो इस बार जो भारत की सबसे फेमस ब्रांड वैल्यू सेलिब्रिटी बने हैं वो विराट कोहली जी बने हैं। और ये जो ब्रांड वैल्यू निकालता है, कौन निकालती है? एक कंसल्टेंसी फर्म है क्रॉल। ठीक है, क्रॉल, इसके द्वारा ये ब्रांड वैल्यू निकाली जाती है। रणवीर सिंह जी आप नीचे पढ़ सकते हैं, इनकी 203.1 मिलियन यूएस डॉलर की ब्रांड वैल्यू इस समय है और ये सेकंड रैंक पर भारत में काबिज है। भारतीय रिजर्व बैंक ने व्हाइट लेबल एटीएम के शुल्क ढांचे की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इस समिति की अध्यक्षता करेंगे सुनील मेहता जी। तो अगर आपसे पूछे कि सुनील मेहता कमेटी हाल ही में चर्चा में रही, ये किससे संबंधित है? तो ये व्हाइट लेबल एटीएम के शुल्क ढांचे की या फी स्ट्रक्चर की, हम कह सकते हैं, रिव्यू करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है। अब इसमें देखिए, आपको सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट शब्द दिख रहा होगा, व्हाइट लेबल एटीएम। तो देखिए, व्हाइट लेबल एटीएम उस तरीके के एटीएम होते हैं जो नॉन बैंकिंग एंटिटीज होती हैं, जो बैंकिंग के क्षेत्र में नहीं होती लेकिन फाइनेंस के क्षेत्र में काम करती हैं। नॉन बैंकिंग एंटिटीज जो इनके द्वारा आपके ऑपरेट किए जाते हैं, लेकिन जो गाइडलाइंस वगैरह जारी करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। यानी जिस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है उस तरीके से ये एटीएम को नॉन बैंकिंग एंटिटीज जारी करती हैं। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आरबीआई की बात करें, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई है। आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा, ठीक है, एक्ट 1934 का है, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई है। पहले जो इसके गवर्नर थे वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर कौन रहे हैं इसके? सीडी देशमुख सर, ये पहले भारतीय गवर्नर थे। इनिशियली जो इसका हेडक्वार्टर था वो था कोलकाता में, ठीक है। बाद में 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। इन सब फैक्ट्स को आप याद रखिएगा। बात करें अगर आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की, आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ है। तो ये कुछ फैक्ट्स आरबीआई से आप याद रखिएगा। कमेटी इंपॉर्टेंट है, कमेटी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस ट्रस्ट को वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ बाल एवं महिला विकास पहल से सम्मानित किया गया है? तो श्री कुरुम्बा ट्रस्ट को अभी ये सर्वश्रेष्ठ बाल और महिला विकास पहल से सम्मानित किया गया है। नीचे आप इसमें पढ़ भी सकते हैं। शोभा ग्रुप की सीएसआर शाखा, सीएसआर होता है आपका कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, श्री कुरुम्बा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को 2024 की सर्वश्रेष्ठ बाल एवं महिला विकास पहल से सम्मानित किया गया है। नीचे कुछ अवार्ड और भी हैं, वो भी देखेंगे। हाल ही में किस देश ने एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसको बोला जाता है ईओएस यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, गाओफेन 1105 लॉन्च किया है? तो अभी चाइना ने अपने ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इनका एक रॉकेट होता है लॉन्ग मार्च, ये काफी ज्यादा हैवी लोड इनका कैरी करता है, इसके द्वारा इन्होंने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो ये याद रखिएगा क्योंकि सैटेलाइट्स वगैरह से संबंधित प्रश्न पूछता रहता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने भारती एयरटेल लिमिटेड को एक नेटवर्क परियोजना सौंपी है जो आयकर विभाग के डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। इस परियोजना का नाम क्या है? तो इस परियोजना का नाम है टैक्सनेट 2.0। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछ सकता है कौन सी कंपनी को दिया गया है, रिलायंस दे देगा ऑप्शन में, टाटा इंडिकॉम दे देगा या कुछ भी और कंपनी दे देगा। तो भारतीय एयरटेल को यह अभी ठेका दिया गया है या कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। और मुख्य उद्देश्य इसका क्या रहेगा? यह परियोजना कंपनी नेटवर्क कनेक्टिविटी, सुविधा प्रबंधन सेवाएं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएं आपकी प्रोवाइड कराएगी। अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल मून डे मनाया जाता है आपका प्रतिवर्ष 20 जुलाई को। देखिए क्यों मनाया जाता है? जो अपोलो 11 मिशन था जिसके तहत पहली बार मानव ने चंद्रमा पर कदम रखा था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान बने थे जिन्होंने
चंद्रमा पर कदम रखा था, उसी की याद में ये अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है। तो यह दिन चंद्रमा की सतह पर पहली बार मानव के उतरने की वर्षगांठ मनाने के लिए किया जाता है। नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 मिशन के तहत चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। इस बार की इसकी थीम क्या है? छाया को रोशन करना। हाल ही में किस देश ने न्यू कैसल रोग के मामले के बाद पशु स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो देखिए, ब्राजील के कृषि मंत्रालय ने पक्षियों में लगातार हो रही मौत के कारण इस बीमारी को लेकर आपातकाल घोषित किया है। न्यू कैसल रोग जो है ये एक वायरस से संबंधित बीमारी है। देखिए, ये याद रखिएगा, यही पूछता है ज्यादातर कि हाल ही में खबरों में रही न्यू कैसल बीमारी का एजेंट क्या है, या वाहक क्या होता है, या किस कारण ये होती है? तो वायरस के कारण ये होती है। यहां पर आप पढ़ सकते हैं पैरामाइक्सो वायरस, ये वायरस का नाम है। इसके कारण होने वाला न्यू कैसल रोग पक्षियों के श्वसन तंत्रिका यानी जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स होती हैं, पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, माफ कीजिए, जो पक्षी की बॉडी के पार्ट्स हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। हाल ही में किस संगठन ने टुवर्ड्स जस्टिस एंडिंग चाइल्ड मैरिज यानी जो बाल विवाह है उसको कैसे रोकें, उससे संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है आईसीपी द्वारा यानी इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के द्वारा। ठीक है, इसमें आप पढ़ सकते हैं बाल अधिकार और बहुविश्वास पहल का हिस्सा आईसीपी बाल शोषण, तस्करी, डिजिटल शोषण और बाल विवाह को संबोधित करता है। देखिए, इसके कुछ प्रमुख निष्कर्ष भी इन्होंने निकाले हैं, जैसे 2021-22 से 2023-24 तक बाल विवाह में 81% की कमी आई असम में, और अगर 2023-24 के दौरान बात करें तो लगभग 14,137 बाल विवाह भारत में रोके गए। तो अभी भी भारत में बाल विवाह की जो प्रथा है वो कई जगह प्रचलित है। हाल ही में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री ने किस शहर में खनिज अन्वेषण हैकाथन और राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हैदराबाद में ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। नीचे आप इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। देखिए, अभी 2 कोयला खदानें भी चर्चा में है, वो नीचे मैंने प्रश्न डाला है, वो प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2024 में उड़ीसा सरकार ने बीजू पटनायक खेल पुरस्कार का नाम बदलकर डैश कर दिया है। तो अब इसको उड़ीसा राज्य क्रीड़ा सम्मान के नाम से जाना जाएगा। आपको पता है उड़ीसा राज्य में जो बीजू जनता दल की सरकार है वो इस बार हार गई थी विधानसभा चुनाव में, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो उसी के बाद यह निर्णय आया है कि अब बीजू पटनायक खेल पुरस्कार का नाम उड़ीसा राज्य क्रीड़ा सम्मान कर दिया जाएगा। उन 2 भारतीय टेनिस खिलाड़ियों के नाम बताएं जिन्हें हाल ही में अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज जी को इस इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यानी आईटीएफ के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और देखिए, इंपॉर्टेंट क्यों है, ये पहले एशियाई पुरुष हैं जिन्हें इस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो दोनों को याद रखिए। लिएंडर पेस क्यों बहुत फेमस है? इन्होंने जो अटलांटा में ओलंपिक खेल हुए थे वहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला देखते हैं, फॉरेंसिक ऑडिटिंग में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है राजस्थान के अर्पित जगदीश काबरा, इनको फॉरेंसिक ऑडिटिंग में अंतरराष्ट्रीय एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा कुछ और जो अभी पुरस्कार मिले हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। ग्लोबल सीएसआर ईएसजी अवार्ड 2024 श्री कुरुम्बा एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट को, जो हमने ऊपर कवर किया। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर आर्ट बुक प्राइज मधु खन्ना जी को मिला है। इनकी किताब किसके लिए? तंत्र ऑन द एज के लिए। कॉस्पर हैरी मैसी अवार्ड 2024 प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी को मिला है। यह दिया जाता है जो खगोल वैज्ञानिक होते हैं उनको। गुलबैंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी या मानवता के लिए गुलबैंकियन पुरस्कार आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती या नेचुरल फार्मिंग को दिया गया है। इसके अलावा स्पाइस अवार्ड या मसाला अवार्ड, ये आपका जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान है, उनके द्वारा दिया गया है स्वप्ना कलिंगल जी को। तो ये आप याद रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया है? तो ये उत्तर प्रदेश के बदायूं में किया गया है। देखिए, थोड़ा सा बदायूं में बहुत ज्यादा इवेंट होते नहीं है, इस बार ये बदायूं में इवेंट हुआ है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अलग सा है, इसलिए आपसे पूछ सकता है। और ये बेसिकली जो फोकस था इसका विकलांगों के ऊपर, पूरी जो शिविर था इसका फोकस था। किस राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना, इंपॉर्टेंट है, 2024 शुरू की है? तो अभी गुजरात सरकार के द्वारा जो आर्थिक रूप से अस्थिर और हम कह सकते हैं गरीब मजदूर हैं उनको स्थायी आवास की सुविधाएं
प्रदान करने के लिए ये बसेरा योजना शुरू की गई है। तो यहां पर आप पढ़ सकते हैं, गुजरात राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से अस्थिर, विशेष रूप से मजदूरों को अस्थायी आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए श्रमिक बसेरा योजना 2024 शुरू की है। हाल ही में खबरों में रहा अजेरी चिराग गुनाशली तेल क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो अभी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, जो ओएनजीसी की फॉरेन आर्म है या विदेशी एक हम कह सकते हैं अंग है, उसने अजरबैजान में अभी इसमें अपना शेयर बढ़ाया है इस तेल क्षेत्र में। तो आपसे तेल क्षेत्र पूछ सकता है कहां पर है। तो ओएनजीसी की सहायक कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने अजरबैजान के अपतटीय अजेरी चिराग गुनाशली तेल क्षेत्र और उससे जुड़ी तेल पाइपलाइन का नाम क्या है? बाकू तिबिलसी सेहान पाइपलाइन में अपनी हिस्सेदारी $60 मिलियन में हासिल की है। तो ये इंपॉर्टेंट है और न्यूज में बना हुआ है। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो कैप्टन सुप्रीता सीटी जी ने यहां पर अपॉइंट होकर एक इतिहास रच दिया है। मोटो जीपी इंडिया के लिए कौन ब्रांड एम्बेसडर बन गया है? तो जो आपका बाइक रेसिंग होती है उसके लिए शिखर धवन जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वैसे क्रिकेटर है लेकिन इनको इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ताकि ये इसका प्रमोशन कर सके भारत में। ये देखिए जो मैं कह रहा था आपसे, ये है वो माइन। हाल ही में खबरों में रही गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानें किस राज्य में स्थित हैं? तो देखिए अभी वर्ल्ड एटलस.com ने टॉप 10 कोयला खदानों की लिस्ट जारी की है पूरी दुनिया में। तो उसमें भारत की 2 खदानें गेवरा और कुसमुंडा जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, इनको दूसरा और चौथा स्थान दिया गया है, जो काफी बड़ी बात है। इसमें देखिए कुछ और फैक्ट भी हैं, उनको देखते हैं। यहां पर आप पढ़ सकते हैं दूसरा और चौथा स्थान हासिल किया है। इंडोनेशिया की 4 खदानों के साथ शीर्ष 10 कोयला खदानों की सूची में सबसे ऊपर है, यानी टॉप 10 में इंडोनेशिया की 4 माइंस हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की ब्लैक थंडर खदान, देखिए ये जरूर पूछ सकता है कि ब्लैक थंडर खदान कहां पर है। इसको इस वर्ल्ड एटलस.com के हिसाब से कहा गया है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदान है इस समय। इसके अलावा बात करें, चीन दुनिया का सबसे बड़ा इस समय कोयला उत्पादक है और वही सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है इस एटलस के हिसाब से, और संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात कोयला भंडार है। तो देखिए ये कुछ फैक्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आए हैं, हो सकता है प्रश्न आपसे बन जाए। एक तो कोयला खदान भारत की याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कहां की शामिल की गई है? इंडोनेशिया की शामिल की गई है। दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदान का दर्जा किसे मिला है? ब्लैक थंडर खदान, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इन सब फैक्ट्स को आप याद रखिएगा। तो देखिए यही आज के सारे करंट अफेयर्स थे जो विभिन्न कारणों से चर्चा में बने हुए थे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।